चले जी शुरू करें। आओ जी देखो। सबसे पहले आपको ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी। रॉ मटेरियल गिवन है 12 लाख, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी गिवन है 18 लाख। जहां जहां डाल सकते हो डालो। ओपनिंग रॉ मटेरियल 12 लाख का गिवन है और ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 18 लाख रुपए। डालते रहो साथ साथ फॉर्मेट में, ठीक। उसके बाद फिनिश गुड्स गिवन है 10,000 यूनिट्स, 9,60,000। ये क्या है? अबे ओपनिंग ये है, फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक है 960, ओपनिंग स्टॉक डालो 960, 10,000 यूनिट्स है ओपनिंग स्टॉक। यूनिट्स कितनी है? 10,000 सवाल में गिवन है और अमाउंट कितना है? 9,60,000। ओके यहां तक ठीक है जी। उसके बाद ओहो क्लोजिंग गिवन है 14 लाख और डब्ल्यूआईपी का 1604। डालो जी 14 लाख डालो। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग है 14 लाख प्लस परचेजेस होगा माइनस क्लोजिंग। 14 लाख गिवन है आपको। क्लोजिंग रॉ मटेरियल 14 लाख गिवन है और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 16,04,000। ये रहा जी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 16,04,000। ठीक, चलो जी आगे चलते हैं। क्लोजिंग फिनिश गुड्स के आगे क्वेश्चन मार्क है। वैसे भी जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स होता है ये तो हम खुद ही निकालते हैं सीओजीपी के बेसिस पे। अभी देखो मैं सिखाऊंगा आपको सीओजीपी के बेसिस पे निकालते कैसे निकालते हैं। ठीक है आगे चलते हैं। रॉ मटेरियल परचेज 1,44,00,000 कहां आएगा जी? ओपनिंग प्लस 144 लाख। 1,44,00,000 है ना, तो 144 लाख हो गया। तो निकालो एक कैसे इसका रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आएगा? 12 प्लस 144 माइनस 14। ठीक, ये साथ साथ लिखते रहो निकालते रहो। 142 आ गया। चलो जी आगे चलते हैं। जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल आईटीसी अवेलेबल। अब ये जो बात है ना, ये तुम्हारी औकात से थोड़ी सी बाहर है अभी फिलहाल, लेकिन 12th में तुमने थोड़ा बहुत जीएसटी के बारे में पढ़ा हल्का फुल्का 12th की अकाउंट्स में। मैं जनरल सी बात बताता हूं, जिन चीजों का क्रेडिट मिल जाता है उन टैक्सेस को हम अपनी कॉस्ट में ऐड नहीं करते। ये बात पढ़ी है कहीं? ये बात अकाउंट्स में आती है 12th के अकाउंट्स में। इनपुट टैक्स क्रेडिट, सीजीएसटी, एसजीएसटी आती है वैसे, बट फिलहाल अभी इतना जान लो कि जिन टैक्सेस का मुझे क्रेडिट मिल जाता है उन टैक्सेस को मैं कॉस्ट में ऐड नहीं करता। ये बात अभी टैक्स में जाके जब जीएसटी आएगा तो बहुत डिटेल में पूरा जीएसटी पढ़ना है आपको, वहां जाके सीख जाओ। कॉस्टिंग में बस अभी इतना जान लो, जिन टैक्सेस का मुझे क्रेडिट मिल जाएगा मैं उन्हें कॉस्ट में ऐड नहीं करूंगा। तो ये मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि आईटीसी अवेलेबल है, तो ये कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। ये आप टैक्स में बात पढ़ोगे, बट स्टिल अभी के लिए इतना जान लो, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज। यूटिलिटीज का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब आपने एक्सपेंस दिए कुछ यूटिलिटी के लिए। यूटिलिटी मतलब जो चीजें मैन्युफैक्चरिंग करने में मदद करती हैं। आ रहा हूं, हाँ ठीक है आ रहा, तो वो रह गया। तो एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज लिखो 145,600 डायरेक्ट एक्सपेंस है। और डायरेक्ट वेजेस, वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर है, प्रोडक्शन वर्कर डायरेक्ट वेजेस 36,64,000। ऐड करके प्राइम कॉस्ट दे दो पहले तो। ऐड करके प्राइम कॉस्ट दे दो जी पहले तो। ऐसे ऐसे नहीं, 1 ऐसे भी नहीं, बहुत तेज हो गया। 180, रुको मैं देख लूंगा। 00, अच्छा ठीक है अभी चलो आगे चलते हैं। ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस पेड 26,52,000। ऑफिस एंड एडमिन है, उसके बाद ट्रैवलिंग है और सेलिंग है। क्या करे जी?
सेलिंग वाला सेलिंग में डाल दो, ट्रैवलिंग वाला सोचो, दिमाग लगाओ, ट्रैवलिंग वाला कहां डाले, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ये भी सेलिंग एक्सपेंस है, और ऑफिस एंड एडमिन के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो अभी सेलिंग ओवरहेड्स में ही जाएगा, सब कुछ सीओजीएस के नीचे ऐड होंगे, सारी चीजें सीओजीएस के नीचे ऐड होंगी, सेलिंग ओवरहेड भी, ऑफिस भी, बिकॉज इट इज ऑल्सो सेलिंग ओवरहेड, एंड ट्रैवलिंग इट इज ऑल्सो सेलिंग ओवरहेड। तो कितने कितने हैं, 646, ऑफिस का है 2652, 646 2652, और ट्रैवलिंग का कितना है जी, ट्रैवलिंग का है 121। बाई चांस पेपर में आप फॉर्मेट बना दो और आपके पास जगह ना हो तो क्या करोगे, तो इसके आगे लिख दो वर्किंग नोट 1, और वर्किंग नोट में जाके तीनों को ऐड करके एक साथ सेलिंग ओवरहेड का टोटल उठा के फॉर्मेट में लिख दो। कभी बाई चांस ऐसा हो जाए तो वर्किंग नोट लिख के उसको वर्किंग नोट में सॉल्व करके यहां लिख दो। ठीक है जी, अभी क्या रह गया और क्या गिवन है आपको, अच्छा आओ जी, मशीन आवर्स वर्कड एंड मशीन आवर रेट। अब तो ये समझ में आएगा इसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। कल परसों भी तुमने ये बात कही थी कि मशीन का है तो वो तो डायरेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, ये तुम कल परसों भी कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि मशीन कितने घंटे चली और उसको चलाने में जो उल्टे सीधे खर्चे हुए, दैट इज मशीन आवर रेट। चैप्टर अभी आएगा आगे ओवरहेड्स का, आगे आगे चैप्टर किसका आएगा, ओवरहेड्स का। और ओवरहेड्स में मैं आपको दिखाता हूं, साथ साथ लिंक कराता हूं थोड़ा सा। ओवरहेड्स में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग करते हैं वो मशीन आवर रेट ही करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का जो नाम है वो है मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट का मतलब मशीन जब 1 घंटा चलती है तो उस पर कितना खर्चा आता है, और ये चैप्टर का नाम क्या है, ओवरहेड्स। तो मतलब मशीन आवर रेट में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 टाइप के खर्चे हुए मशीन चलाने, जब मशीन चल रही है तो उस पर 10 टाइप के खर्चे हो गए। फॉर एग्जाम्पल रेंट, उसकी हीटिंग, उसकी सुपरविजन, उसकी इंश्योरेंस, उसकी जनरल ओवरहेड्स, ये सब उस पर खर्चे हुए। जब मशीन चलाते हैं उसकी इंश्योरेंस कराते हैं, उस पर छोटे मोटे वैसे खर्चे हो जाते हैं, सुपरविजन करता है वो व्यक्ति उसकी, उसके खर्चे हो गए। तो ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिला के मान लो 1 लाख रुपए मेरे लग गए और उसमें मशीन चली 10,000 घंटे, तो इसका मतलब 1 घंटे का खर्चा कितना है, 10 रुपए प्रति घंटा। बट ये सारी खर्चे हैं क्या, ये सारे खर्चे क्या हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तभी चैप्टर का नाम क्या है, ओवरहेड्स। तो यही बात आपको वहां पे दे रखी है अभी से, यही बात आपको यहां पे दे रखी है कि जो ये आपको ये दे रहा है मशीन आवर्स वर्कड 21,600, मतलब मशीन कितने घंटे चली है, 21,600 घंटे मशीन चली है। और 1 घंटा जब मशीन चलती है तो उस पर कितने रुपए का खर्चा आता है, 8 रुपए का। बट दिस कंप्राइजेस ऑफ ओनली एंड ओनली ओवरहेड्स। और मशीन कहां चलती है, फैक्ट्री में, तो दैट इज वाई इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने आ गए आपके, 21,600 कितना हुआ, इसका टोटल कर दो, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट कितनी आई, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट कितनी आई जी, 1818। ठीक है, नेट, हाँ बताओ बताओ क्या, अच्छा नेट वर्क्स कॉस्ट कितनी आई, नेट वर्क्स कॉस्ट प्लस 18 लाख ओपनिंग डब्ल्यूआईपी माइनस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी करो, 18। ये ऑफिस के प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई ओवरहेड है क्या, नहीं, तो काटो इसको, सीओजीपी आ जाएगा। सीओजीपी सेम आ गया या 0 प्लस करके करोगे, ये आ गया, सबका आ गया ये 183784000। ठीक है, अब सुनो आगे चलो, यहां तक कहानी क्लियर हो गई सबको। अभी देखो सवाल में क्या लिखा है, इधर आओ जरा, आप देखो यूनिट सोल्ड कितनी है, 160, यूनिट बनाई कितनी है, 194। तो सर एक बात बताओ, जो ये सीओजीपी आया, सीओजीपी इज 194, आपने जो यूनिट्स बनाई है वो 194 बनाई है,
और ओपनिंग गिवन है 10,000 और बेची कितनी है सवाल में गिवन है 1,60,000। सर इसका मतलब क्या है? ओपनिंग 10,000 प्लस प्रोडक्शन 194, आपके पास 10,000 थी, आपने 194 और बनाई, तो टोटल कितनी हो गई आपके हाथ में 204। उसमें से मुझे नहीं पता क्लोजिंग है, लेकिन बोल रहा बेची कितनी है 160। इसका मतलब कितनी नहीं बिकी 44। ये समझ में आया? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। भाई साल के शुरू में 10,000 थी, 194 मैंने और बनाई, 204 हो गई, उसमें से कितनी बच गई होंगी जो 1,60,000 बिक गई, तो 44 बच गई होंगी। तो ये क्या आ गई क्लोजिंग फिनिश गुड्स की यूनिट्स। ये समझ में आई? इसको बंद लिख लो अपने साइड में वर्किंग नोट में। जो मैंने बनाई है, ओपनिंग भी गिवन है, सोल्ड भी गिवन है। तो आपकी 44 आ गई क्लोजिंग यूनिट्स। ये यूनिट्स आई हैं, रुपीज में आंसर नहीं आया कि कितने की वैल्यू है इसकी। कॉस्टिंग इंटर लेवल पे सबसे नया सब्जेक्ट होता है। आपने लॉ भी थोड़ी बहुत फाउंडेशन में पढ़ ली, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह वगैरह, वही सभी, बस यहाँ पे कंपनीज एक्ट थोड़ा सा आएगा, थोड़ा सा फाउंडेशन में, और बाकी यहाँ आएगा। अकाउंट्स तो अकाउंट्स है, वो तो 11वीं से पढ़ते आ रहे हो। अकाउंट्स में यही तो है कि किसी डेबिट क्रेडिट तो वही है, मतलब बेसिक रूल्स तो वही चल रहे हैं, कुछ उसमें नया नहीं आएगा आपको, बस हाँ थोड़ी बहुत चीजें आएंगी कि अब ये चीज का ट्रीटमेंट क्या होगा, लेकिन वो रूल्स थोड़ी बदल जाएंगे। टैक्स भी बिल्कुल नया है, लेकिन वो एक लॉ है, मतलब अगर आपको लॉ समझने की क्षमता है आपके अंदर, टैक्स इज ऑल्सो अ लॉ। इनकम टैक्स एक्ट आपको पूरा पढ़ना है, जीएसटी एक्ट पढ़ना है। कॉस्टिंग एक ऐसी चीज है, इसके ना तो आपको डेबिट क्रेडिट पता होते क्या है, ना ये कोई लॉ है कि जो ऐसे ही होगा, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है कॉस्टिंग में। हर कंपनी में कॉस्टिंग अलग तरीके से हो सकती है, हर सवाल में कॉस्टिंग का ट्रीटमेंट चेंज हो सकता है, हर सवाल में। तो ये एक लौती ऐसी चीज है जिसको बहुत स्लो और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी ये अंदर घुसेगी हमारे, क्योंकि एक तो जीवन में कभी पढ़ी नहीं, और दूसरा ये लॉ नहीं है। लॉ क्या होता है, बहुत ईजी है, ये चीज ऐसे होगी, ये सेक्शन कहता है ऐसे होगी तो ऐसे ही होगी, आंख बंद करके वैसे ही करनी है आपको हर सवाल में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी पॉइंट कहीं भी आ सकता है और हर चीज का ट्रीटमेंट अलग हो सकता है। ये पॉइंट समझ में आ गया? क्लोजिंग स्टॉक 44,000। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालू, ये हमने सीखा था जब हमने कॉस्ट शीट बनानी सीखी थी, तो हमने ये भी सीखा था सर, अगर 183,78,400 इज द वैल्यू ऑफ 194 यूनिट्स, देन 44 की कितनी होगी? हम मानते हैं 44 उसी में से बची हुई हैं, 3789। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, दोबारा करो एक बार। 4168, मतलब ठीक है कोई बात नहीं। करके देखो, 183,78,400 डिवाइड बाय 194 इंटू में 44, ये हो गया यहां तक। अभी बताओ सीओजीएस कितना है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है 1,60,000, उसकी वैल्यू क्या आई? वन 15 तो नहीं आएगा, आपने उल्टा नहीं, आ सकता, आ सकता, ठीक है, 15,170,10, 4 या 3 वॉट एवर, जिसने 297 लिया उसका 3 आएगा, 296 लिया तो 4 आएगा। चले जी, ऑनलाइन वालों कहानी क्लियर हो रही है सबको? चलो सीओएस बता दो, अब तो खत्म हो गया सवाल, कॉस्ट ऑफ से।
1858910 या 3 whatever, ठीक है। अभी प्रॉफिट के बारे में क्या बोल रहा है? डिजायर्ड प्रॉफिट इज व्हाट? 15% ऑफ सेल। ज्यादा ना समझ में नाटक नहीं करना चाहिए। सेल्स को मानो x, इसको मानो 0.15x और कहानी खत्म। कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस 0.15x इज इक्वल टू x। बचपन से निकालते आए हैं। निकालो जी, x की वैल्यू निकालो और प्रॉफिट निकाल दो। प्रॉफिट कितना आ रहा है? 32 और सेल्स आ रही है 218। इतना ज्यादा नहीं, कुछ गड़बड़ है। 218,69532 नहीं आ रही? हाँ वही। 9532.94 कुछ ऐसा करके। हाँ कुछ भी मान लो, 1-2 रुपए का फर्क आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो इसलिए आएगा ना क्योंकि तुमने 103 लिया, 104 ऊपर। COS कितना लिया? COS 1858910 इन्होंने 3 लिया है, मैंने 3 लेके करा है। मैंने 3 लेके करा है तो ये आएगा 4 लेके करोगे। अब मतलब जो ये आंसर है वो 3 के हिसाब से है। अब पॉइंट्स में आ रहा है ना, या तो आप एग्जैक्ट लेके चलो। अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो ऑब्वियसली आंसर में फर्क आएगा, लेकिन इसके नंबर नहीं कटते।